प्रिय छात्रों, पिछले लेक्चर में हमने वैद्युत धारिता का कंसेप्ट देखा था और वैद्युत धारिता के कंसेप्ट में जो सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट बेसिक कंसेप्ट हमने देखा था, जिसका कि हम इस पूरे चैप्टर में यूज भी करेंगे, उपयोग करेंगे, और वो ये था कि किसी भी चालक की या किसी भी निकाय की वैद्युत धारिता निकालने के लिए हम उसको दिए गए आवेश और उससे उत्पन्न विभव का परिकलन करके, सही है, तो दिए गए आवेश और उससे उत्पन्न विभव का अनुपात निकाल लेंगे, Q/V, वो उस चालक की धारिता, वैद्युत धारिता के बराबर होगा। एक तो आपको इस चैप्टर में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है। दूसरा, अब हम इस चैप्टर में थोड़ा आगे चलने से पहले देखिए, किसी भी वैद्युत क्षेत्र में चालक और अचालक पदार्थों को हम परावैद्युत पदार्थ भी कहते हैं। तो अब हमें इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा एक कंसेप्ट ये देखना है कि यदि किसी हम बाह्य वैद्युत क्षेत्र में चालक पदार्थ को रखें तो किस प्रकार का इंटरेक्शन होता है उसमें, और यदि किसी परावैद्युत को रखें, डाइलेक्ट्रिक, परावैद्युत या डाइलेक्ट्रिक नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस को कहते हैं, अचालक को कहते हैं। तो हमें इनका बिहेवियर देखना है और इन्हें समझना है कि इनमें डिफरेंस क्या है। सही है। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं चालक में क्या होता है। देखिए, चालक के एग्जाम्पल आपको परिचित हैं, बताने की आवश्यकता नहीं। कॉपर, एल्युमिनियम, Ag, सिल्वर आदि, ये सब चालक पदार्थ हैं। ठीक, यहाँ पर जो ये टेबल रेखा चित्र के द्वारा मैंने आपको दिखा रखी है, इसमें ये वाला पोर्शन जो हम लेके चल रहे हैं, ये इसके जो पैरेलल रेखा चित्र बने हुए हैं वो है बाह्य वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में। अर्थात बाह्य वैद्युत क्षेत्र यदि नहीं है, शून्य है, तो इन पदार्थों का व्यवहार उसमें कैसा होगा। और जो इसके नीचे हमने ये लिया है, ये बाह्य वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, बाह्य वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में इन पदार्थों का व्यवहार कैसा होगा, ये हमें समझना है। इस रेखा चित्र में हालांकि मैंने दिखा रखा है, मैं उनको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पहले हम लेते हैं चालक पदार्थ को। ठीक है, सबसे पहले नंबर 1 पर चालक पदार्थ। देखिए, यदि कोई भी, जैसे ये एक क्यूब मान लो चालक है, ये सामने, सही है, ये कोई क्यूब है चालक पदार्थ का, और बाह्य वैद्युत क्षेत्र शून्य है। यहाँ पर बाह्य वैद्युत क्षेत्र यदि शून्य है तो इसके अंदर भी वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा, और इस चालक के किसी भी भाग में कोई भी नेट आवेश नहीं होगा। परिणामी आवेश कह रहा हूं मैं, आप अच्छी तरह देखेंगे, क्योंकि वैसे तो कोई भी पदार्थ, प्रत्येक पदार्थ आवेशों से ही मिलकर बना है। तो नेट आवेश पदार्थ के किसी भी भाग में शून्य होगा, और वैद्युत क्षेत्र शून्य है तो बाहर भी शून्य और अंदर भी शून्य। जब बाहर ही नहीं है तो अंदर भी नहीं है। नंबर 1 बात। लेकिन जब किसी चालक पदार्थ को किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप इस डायग्राम में देखिए, इस डायग्राम में हमने क्या क्या दिखा रखा है कि किसी भी चालक को बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखने पर क्या होता है, मैंने उसको दिखा रखा है। देखिए,
ये कोई वही चालक क्यूब है, इसको जब हम किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे, जो कि मैंने ये रेखाओं द्वारा दिखाया गया बाह्य वैद्युत क्षेत्र, तो देखिए इसके अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं चालक के अंदर, ठीक, आपको पता है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करेंगे, और वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करने से वो इस पृष्ठ पर, चालक के इस पृष्ठ पर, जो कि वैद्युत क्षेत्र के अपोजिट फेस पर स्थित है, इस पर ऋणात्मक आवेश इकट्ठा हो जाएगा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के रूप में। और चूंकि ये मुक्त इलेक्ट्रॉन इधर से वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में इधर आए हैं, तो इसलिए ये वाली सरफेस धनावेशित और ये वाली सरफेस ऋणावेशित हो जाएगी, अर्थात चालक के दोनों सिरों पर एक प्रेरित आवेश उत्पन्न हो जाएगा। ठीक, हालांकि चालक पर परिणामी नेट आवेश अब भी शून्य ही रहेगा, क्योंकि जितना आवेश इस सिरे पर उत्पन्न हुआ है उतना ही आवेश इस सिरे पर विजातीय उत्पन्न हुआ है। सही है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा वाले सिरे पर, जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में चलेंगे, उस पर धनात्मक आवेश और इतना ही इस पर ऋणात्मक आवेश, तो नेट आवेश अब भी शून्य है। सही है। अच्छा, अब इस चालक के अंदर दो प्रकार के वैद्युत क्षेत्र हो गए। एक तो वैद्युत क्षेत्र वे जो कि बाह्य वैद्युत क्षेत्र है, जो कि हमने आरोपित कर रखा है। सही है, ये वाला अच्छी तरह देखिए, एक तो ये जो बाह्य वैद्युत क्षेत्र है, और एक वैद्युत क्षेत्र जो इस चालक पर प्रेरित आवेश उत्पन्न हुआ है। सही है, इस प्रेरित आवेश के कारण आरोपित बाह्य वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में एक दूसरा वैद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न हो गया। सही, जो चालक के प्रेरित आवेश के कारण उत्पन्न हुआ है, जिसे मैंने ये दिखा रखा है, इसे मैं कह रहा हूं ई डैश। सही है, तो इस चालक के अंदर दो प्रकार के वैद्युत क्षेत्र, परिणामी जो वैद्युत क्षेत्र है वो इन दोनों के सदिश योग के बराबर होगा। सही है, इन दोनों के दोनों वैद्युत क्षेत्रों के, कौन सा वैद्युत क्षेत्र, एक तो वैद्युत क्षेत्र ये जो बाह्य हमने अप्लाई कर रखा है इस चालक पर, और एक वैद्युत क्षेत्र वे जो इसमें प्रेरित आवेश के कारण उत्पन्न हुआ है। अब चालक के अंदर जो दोनों वैद्युत क्षेत्र हैं ये परिमाण में समान होते हैं और दिशा में विपरीत होते हैं, जैसे कि यहाँ पर डायग्राम में आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो इसलिए इन दोनों वैद्युत क्षेत्रों का जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र है वो शून्य आएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी भी चालक को बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखने पर उसके अंदर वैद्युत क्षेत्र का मान कितना बना रहता है, शून्य बना रहता है। वैसे ये कंसेप्ट तो हम पीछे भी पढ़ चुके थे, क्लियर, जिस चीज को मैंने यहां पर ये समझाया। तो ये तो हुई चालक वाली कंडीशन, क्लियर। अब इसमें इससे आगे बढ़ते हैं। अब देखिए चालक का व्यवहार खत्म हो गया। अब मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से हटा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा ये कंजेस्टेड हो लग रहा था, तो अब थोड़ा सा और ये स्पेस खुल जाएगी। सही है, अब देखिए, अब आते हैं हम पराविद्युत पदार्थ पर। सही है, चालक हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब यहां पर देखिए पराविद्युत पदार्थों को पुनः दो भागों में डिवाइड कर रखा है मैंने, एक तो ध्रुवी पराविद्युत और एक अध्रुवी पराविद्युत। सही है, पोलर डाइलेक्ट्रिक और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। अब इन दोनों में अंतर क्या है पहले ये समझ लीजिए। देखिए, ध्रुवी पराविद्युत वे पदार्थ होते हैं जिनके अणुओं में स्थायी रूप से पहले से ही वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न रहता है, जैसे कि H2O, NH3, CO, HCl। HCl तो अपने आप में है ही आयनिक कंपाउंड है, तो इसमें तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा ही होगा, क्योंकि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। सही है, तो ध्रुवी परावैद्युत पदार्थ वे परावैद्युत पदार्थ होते हैं जिनका प्रत्येक अणु पहले से ही पोलराइज्ड होता है, अर्थात उनमें स्थायी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उपस्थित रहता है।
जैसे कि यहाँ पर दिखाएं, कुछ अणुओं को मैंने इस पदार्थ के अणुओं को दिखाया है, सही है। इनका एक सिरा नेगेटिव और एक सिरा पॉजिटिव, तो प्रत्येक अणु अपने आप में वैद्युत द्विध्रुव है, सही है। लेकिन ये ध्यान रखेंगे कि बाह्य वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, अर्थात जब कोई बाह्य वैद्युत क्षेत्र नहीं है, तो किसी भी आयतन अवयव का, सही है, इस ध्रुवीय पराविद्युत के लिए कह रहा हूं मैं, किसी भी आयतन अवयव का कुल जो परिणामी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है वो शून्य होगा। क्यों? क्योंकि जो ये पोलराइज्ड अणु हैं ये इस प्रकार से यादृच्छिक रूप से व्यवस्थित रहते हैं कि यदि हम किसी भी आयतन अवयव का निकालें परिणामी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण तो वो शून्य आएगा, क्योंकि ये रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, यादृच्छिक रूप से मतलब अव्यवस्थित रहते हैं ये, ठीक है सभी। तो इसलिए बाह्य वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में किसी भी आयतन अवयव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होगा। हालांकि प्रत्येक अणु अपने आप में एक वैद्युत द्विध्रुव होता है, ठीक है, अणु का नहीं है, आयतन अवयव का। पूरे पदार्थ का तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण शून्य अपने आप ही हो जाएगा जब किसी भी आयतन अवयव का भी रहेगा। लेकिन जब हम इस ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ को किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं, जैसे कि ये मैंने दिखा रखा है इधर, सही है। यदि हम किसी भी ध्रुवीय परावैद्युत को जब हम किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो जो ये ध्रुवित अणु हैं इनका वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखन स्टार्ट हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। संरेखन का मतलब जो ये पहले जो ये वैद्युत द्विध्रुव थे, जो आणविक वैद्युत द्विध्रुव थे, अब वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में व्यवस्थित होना प्रारंभ हो जाते हैं। क्योंकि ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि किसी भी वैद्युत क्षेत्र में यदि किसी वैद्युत द्विध्रुव को रखा जाएगा तो वो वैद्युत द्विध्रुव उस वैद्युत क्षेत्र की दिशा में अपने को संरेखित करने का प्रयास करता है। तो अब जो ये आणविक वैद्युत द्विध्रुव हैं ये अपने आप को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयास करते हैं, जिसके कारण इसमें अब प्रत्येक आयतन अवयव का और पूरे पदार्थ का भी अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं होता है, सही है। यहां पर आपको एक चीज बता दूं मैं यहां पर कि यदि किसी भी आयतन अवयव का हम निकालेंगे वैसे बीच में तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण अब भी शून्य ही आएगा, सही है। लेकिन किनारों पर, सही है, ये आपस में एक दूसरे को निरस्त नहीं कर पाते, तो किनारों पर शून्य नहीं आएगा। तो अब ये संरेखित होने से पदार्थ में एक नेट वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। पदार्थ के बीच में तो परिणामी आवेश अब भी शून्य ही बना रहता है, सही है। क्यों? क्योंकि देखो जैसे ये है, ये धनात्मक और ये ऋणात्मक आवेश, इसी प्रकार से। लेकिन जो ये पृष्ठ वाले अणुओं के कॉर्नर हैं ये आवेश एक दूसरे को निरस्त नहीं कर पाते, इसलिए एक परिणामी प्रेरित आवेश इस प्रकार के पदार्थों में उत्पन्न हो जाता है, और जिसके कारण पदार्थ के अंदर इस प्रेरित आवेश के कारण एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अर्थात अब इस पदार्थ के अंदर दो प्रकार के वैद्युत क्षेत्र हो गए, एक वैद्युत क्षेत्र बाह्य वैद्युत क्षेत्र और एक वैद्युत क्षेत्र जो अणुओं के संरेखन से उत्पन्न प्रेरित आवेश के कारण उत्पन्न हुआ है ई डैश, ठीक है। अब चालक में और इस पराविद्युत पदार्थ के जो प्रेरित आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है उसमें क्या अंतर है कि चालक में तो ये दोनों बराबर थे और एक दूसरे को निरस्त कर रहे थे, इसलिए चालक के अंदर परिणामी वैद्युत क्षेत्र शून्य था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर जो प्रेरित आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, जैसे कि आपको यहाँ पर मैंने दिखाया है, इसका मान बाह्य वैद्युत क्षेत्र से कुछ कम रहता है। अर्थात पदार्थ के अंदर जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र है वो बाह्य वैद्युत क्षेत्र से कुछ कम होता है, कुछ कम उत्पन्न हो पाता है, सही है। तो ये आप इसमें ध्यान रखेंगे। दूसरा, अब हम अध्रुवीय परावैद्युत देखते हैं। देखिए ये तो हमने देखा ध्रुवीय परावैद्युत का व्यवहार, अब हम देखते हैं अध्रुवीय परावैद्युत।
अध्रुवीय परावैद्युत जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये ऐसे परावैद्युत होते हैं जिनके प्रत्येक अणु का स्थायी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। जैसे कि अभी हमने यहाँ पर ध्रुवीय परावैद्युत में देखा था, बताया था मैंने कि ध्रुवीय परावैद्युत के प्रत्येक अणु का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं था, सॉरी हाँ शून्य नहीं था, लेकिन प्रत्येक आयतन अवयव का शून्य था। यहाँ पर बाह्य वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में बात कर रहे हैं अभी हम। तो बाह्य क्षेत्र की अनुपस्थिति में प्रत्येक अणु के जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान है वो शून्य होता है। जब प्रत्येक अणु का शून्य है तो पूरे पदार्थ का या पदार्थ के किसी भी आयतन अवयव का तो अपने आप ही शून्य हो गया। ये तो हुआ बाह्य वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में। लेकिन यदि इन पदार्थों को किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखा जाए, जैसे कि नीचे वाली कंडीशन बना दी, तो जो कक्षाएं हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं वो विकृत अवस्था में हो जाती हैं। अणु पर एक तनित अवस्था उत्पन्न हो जाती है। तनित का मतलब खींचना। खींचने का तात्पर्य यह है कि जो ऋणावेश है वो विस्थापित होता है वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। उस पर बल लगे, जो भी अणु के अणु या परमाणु जो भी है, सही है, उसका ऋणावेश वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में खींचता है, और जो धनावेश है नाभिक के रूप में वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में खींचता है। तो अणु में एक तनन उत्पन्न हो जाता है, और उस तनन या स्टेज तनित अवस्था से अणु में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, अर्थात उसके धनावेश और ऋणावेश के केंद्र अलग अलग हो जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिखाया है। देखिए, वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में धनावेश और ऋणावेश के केंद्र एक ही थे। परमाणु का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण शून्य था, सही है। ये अध्रुवीय परावैद्युत के लिए हम कह रहे हैं। और जैसे ही हमने बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखा तो इन प्रत्येक अणु में तनित अवस्था उत्पन्न होने से, खिंचाव उत्पन्न होने से, सही है, उनके ऋणावेश और धनावेश के केंद्र अलग अलग हो गए, अर्थात उनमें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो गया, ठीक है, प्रत्येक अणु में। अब इसमें भी क्या होता है, जो पदार्थ के बीच वाला भाग है, सही है, उसके अंदर कुल जो नेट आवेश है वो शून्य बना रहता है। कुल नेट आवेश शून्य से तात्पर्य यह है कि जैसे ध्यान से देखेंगे आप, जैसे ये प्लस सिरा और ये माइनस सिरा, तो देखो कुल कितना परिणामी आवेश हो जाएगा, दोनों का शून्य। ऐसे ही इसका शून्य। तो क्योंकि विपरीत विजातीय आवेश परिमाण में समान एक दूसरे के समीप है तो एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, इसलिए पदार्थ के बीच में कुल परिणामी आवेश शून्य रहता है। लेकिन जो सिरों पर है, पृष्ठ पर देखिए, ये वाला, ये ऋणात्मक, ये वाले जो ऋणात्मक सिरे हैं और ये धनात्मक सिरे, ये निरस्त नहीं हो पाते। इसलिए ऐसे पदार्थों में एक स्थायी प्रेरित आवेश उत्पन्न हो जाता है पृष्ठों पर, सही है, जैसे कि चालक में उत्पन्न हुआ था। हालांकि वो अणुओं के द्रवित अवस्था में होने के कारण होता है। यदि हम बाह्य वैद्युत क्षेत्र को हटा देंगे तो तुरंत फिर ऊपर वाली कंडीशन फिर उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है। ऐसे यहाँ पर यदि हम बाह्य वैद्युत क्षेत्र को हटा देंगे यहाँ पर ध्रुवीय परावैद्युत में, तो ये अणु जो संरेखित हुए थे अव्यवस्थित होकर फिर वापस पहले वाली कंडीशन में पहुंच जाएंगे, सही है। तो एक अंदर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया, बाकी की कंडीशन इसमें भी हुई है, अर्थात पदार्थ के अंदर दो प्रकार के वैद्युत क्षेत्र हो गए, एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र और एक प्रेरित आवेश उत्पन्न होने के कारण वैद्युत क्षेत्र, सही है। चालक में तो ये दोनों वैद्युत क्षेत्र एक दूसरे को निरस्त कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर निरस्त नहीं कर पाते, और इसलिए परिणामी वैद्युत क्षेत्र इसके अंदर बना रहता है, हालांकि उसका मान बाह्य वैद्युत क्षेत्र से कुछ कम हो जाता है, सही है। तो एक इन दोनों में ये अंतर है। अब आप दूसरी चीज इंपॉर्टेंट देख लो। आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि यहाँ पर जो हमने ये दिखाया है संरेखन से वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होने का, और हमने यहाँ पर दिखाया है अध्रुवीय पदार्थों में
एक प्रकार से तनित अणु के तनित अवस्था में आने से वैद्युत द्विविधुर आदून उत्पन्न होने की कंडीशन दिखाई है। आप ये कह सकते हैं कि क्या यहाँ पर ये तनित कंडीशन उत्पन्न नहीं होती? तो उसका उत्तर ये है कि ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थों में भी ये वाली जो कंडीशन है, तनन यहाँ पर भी उत्पन्न होता है, लेकिन यहाँ पर हम इस तनन से उत्पन्न वैद्युत द्विविध्रुव आघूर्ण का प्रभाव के अपेक्षाकृत संरेखन से उत्पन्न वैद्युत द्विविध्रुव का आघूर्ण प्रभाव हम ज़्यादा मान के चलते हैं, प्रभावी मान के चलते हैं। तो इसलिए इन दोनों में ये अंतर है। यहाँ पर जो ये वाली तनन वाली कंडीशन है, ये हालांकि यहाँ पर भी होती है, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन हम यहाँ पर इसको नेगलेक्ट मान के चलते हैं। सही है। तो अब आपके सामने ये क्लियर हो गया कि चालक और पराविद्युत पदार्थों का व्यवहार किस प्रकार से है। अब मैं इनको समराइज करता हूँ। दोनों में क्या अंतर देखा कि चालक को किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर उसमें भी प्रेरित आवेश उत्पन्न हो रहा था, और प्रेरित आवेश के कारण पदार्थ के अंदर परिणामी विद्युत क्षेत्र शून्य हो रहा था, प्राप्त हो रहा था। क्यों? क्योंकि प्रेरित आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र बाह्य विद्युत क्षेत्र के बराबर था परिमाण में और दिशा में विपरीत था। लेकिन पराविद्युत पदार्थों में जो प्रेरित आवेश उत्पन्न होता है, सही है, यहाँ पर ध्रुवीय पराविद्युत में अणुओं के संरेखन के कारण, जो कि मतलब स्थायी रूप से वैद्युत द्विविध्रुव में अपने आप में, और यहाँ पर तनन से उत्पन्न वैद्युत द्विविध्रुव आघूर्ण के कारण, सही है, अध्रुवीय पदार्थों में। तो जो पराविद्युत पदार्थों में जो वैद्युत क्षेत्र प्रेरित आवेश के कारण उत्पन्न होता है, उसका परिमाण बाह्य विद्युत क्षेत्र से कुछ कम रहता है। इसलिए पदार्थ के अंदर आंतरिक विद्युत क्षेत्र इन पदार्थों में शून्य नहीं होता, सही है, बाह्य विद्युत क्षेत्र से कुछ कम हो जाता है। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है। चलिए अब थोड़ा इससे आगे से अब हम देखते हैं कि पराविद्युत पदार्थ में जो प्रेरित आवेश उत्पन्न हुआ है उसका परिमाण परिकलन हम कैसे करें। सही है। अब ये हम इससे नेक्स्ट, तो देखिए ये आपको अच्छी तरह समझ में आ जाना चाहिए कि चालक पदार्थों का व्यवहार किसी भी विद्युत क्षेत्र में किस प्रकार से होता है, और पराविद्युत पदार्थों का व्यवहार किसी भी बाह्य विद्युत क्षेत्र में किस प्रकार से होता है। सही है। अब हम इससे नेक्स्ट जो यहाँ पर देखने जा रहे हैं, सही है, पराविद्युत पदार्थ में प्रेरित आवेश। पराविद्युत में प्रेरित आवेश, ये इंड्यूस्ड चार्ज इन डाइलेक्ट्रिक, दैट इज हम कह सकते हैं इंड्यूस्ड चार्ज इन डाइलेक्ट्रिक। ओके, देखिए यदि हम किसी पराविद्युत पदार्थ को, जैसे कि मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, दो समांतर आवेशित प्लेटों के बीच में रखें, इस प्लेट पर आवेश मान लेते हैं धनात्मक है, और इस प्लेट पर आवेश ऋणात्मक है। ठीक है। प्लेटों का क्षेत्रफल a है, तो इन प्लेटों के बीच में जो वैद्युत क्षेत्र है EO, जिसे मैं कह सकता हूं, वो बराबर होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। या फिर हम इसे लिख सकते हैं Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। क्यों? क्योंकि जो आवेश घनत्व है सिग्मा का मान वो Q अपॉन A होता है।
तो ये बाह्य विद्युत क्षेत्र उत्पन्न है इसमें, ठीक है, जिसे कि मैं इससे दिखा रहा हूं, ये विद्युत क्षेत्र। ठीक, अब हमने इसके बीच में कोई पराविद्युत पदार्थ रख दिया, चलिए रख देते हैं। ये हमने पराविद्युत पदार्थ रख दिया इसके बीच में। ठीक है, जब हमने पराविद्युत पदार्थ रखा तो अब हम पढ़ चुके हैं कि इसके पृष्ठों पर एक प्रेरित आवेश उत्पन्न हो जाएगा। ये ध्रुवीय पदार्थ हो चाहे अध्रुवीय हो, ये इसका हम अभी थोड़ी देर पहले ही ये एनालिसिस कर चुके थे, समझ चुके थे। ठीक, और उसके कारण इस पदार्थ के अंदर इस प्रेरित आवेश के कारण एक विपरीत दिशा में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, जिसे हम ई डैश अभी थोड़ी देर पहले कहा था, और ई डैश का मान बराबर क्यू डैश अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट होगा। देखिए ये ऊपर बाह्य विद्युत क्षेत्र का मान जो आवेशित प्लेट रखी है उनके कारण, और ये नीचे जो पदार्थ के अंदर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है प्रेरित आवेश के कारण। सही है, अब पदार्थ के अंदर जो इसलिए परिणामी विद्युत क्षेत्र है ई आई बराबर, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था, इसको क्लियर किया था, किसके बराबर होगा, ई ओ माइनस ई डैश। ठीक है, या इंप्लाई दैट इनके मान रख दीजिए, ई आई का मान इसके तुल्य हम यहां पर मान सकते हैं क्यू अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक, इस परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान, ठीक है, जो हम अब से पहले लिखते भी आए हैं, बराबर ये क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू डैश अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। सही है, बस अब आपको यहाँ पर इसको अरेंज करना है। ए एप्सिलॉन नॉट से ए एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो ही रहे हैं, और इम्प्लाई दैट क्यू डैश बराबर हमारे पास यहाँ पर आ रहा है क्यू माइनस क्यू बटे के। सही है, या फिर बराबर क्यू कॉमन ले लेते हैं, और ये 1 माइनस 1 अपॉन के। बस ये जो है पदार्थ के अंदर प्रेरित आवेश का मान होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप पदार्थ के अंदर प्रेरित आवेश को परिकलित कर सकते हैं। सही है, तो ये आपको पदार्थ के अंदर जो चालक और पराविद्युत पदार्थों का जो व्यवहार है वो आज मेरे विचार से जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अच्छी तरह आपके ये कंसेप्ट क्लियर में आ गए होंगे। अब आगे इस बेसिक कंसेप्ट को जब आगे जो भी अब हम धारिता वगैरह निकालेंगे, सही है, उसमें इसका हम उपयोग लेके चलेंगे। आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में अब हम धारिताओं का विभिन्न उसमें परिकलन करेंगे। ओके, थैंक यू।